नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आइए आज यहाँ पर कुछ और नए प्रश्नों के साथ हम इतिहास की कड़ी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और इसमें और ऐसे प्रश्न देखते हैं जिनके आने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि प्री क्यू के मकसद ही ये होता है कि आप जान सकें कि क्वेश्चंस की प्रकृति कैसी रहेगी और मोस्ट प्रॉब्ली आपको हिस्ट्री के क्वेश्चंस प्री क्यू से मिल जाते हैं। ठीक है। आर ओ को लेकर जो भी विडंबनाएं अभी चल रही हैं, जो भी बातें चल रही हैं, उसका रिज़ल्ट आपको देखने को मिल जाएगा जल्द ही। तो उसमें ना उलझे, बल्कि यूपीपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं, अब जो एग्ज़ाम देंगे 2024 में, उस पर फोकस करें। उसके लिए आज ही कोशिश करूँगी कि एक स्ट्रैटेजी वीडियो डाल दूँ, ताकि लास्ट 1 मंथ में आपको क्या अब तरीका अपनाना चाहिए पढ़ने का, वो सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। क्योंकि आज 16 तारीख हो गई और 17 मार्च को आपका यूपीपीएससी का पेपर है, तो उस पर फोकस करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो बच्चे नए हैं, मुझे नहीं जानते हैं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं आप। वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियोस को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आज का पहला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के ठीक है, कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, महिपाल। तो बिहार प्रांत के भागलपुर जिले में स्थित विक्रमशिला एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्ति शिक्षा का केंद्र था। और विक्रमशिला के महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने करवाई थी 775 से 800 ईस्वी तक। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की है? बिहार रंजन रे ने, नरेंद्र मोहन मुखर्जी ने, अवनींद्र नाथ टैगोर ने, वरेंद्र कुमार घोष ने। तो इसकी जो स्थापना है, ओरिएंटल की स्थापना है, अवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? विम कैडफिसेस ने, कुजुल कैडफिसेस ने, कनिष्क ने और हरवीज ने। तो कुजुल कैडफिसेस के बाद विम कैडफिसेस कुषाण वंश का शासक हुआ था, और विम कैडफिसेस ने स्वर्ण और तांबे के सिक्के खुदवाए थे, और उसके सिक्के पर शिव और नंदी की और त्रिशूल की आकृतियाँ मिलती हैं। ठीक है, उसके विशुद्ध स्वर्ण सिक्कों से साम्राज्य की समृद्धि और संपन्नता के बारे में पता चलता है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? गुर्जरा में, अहरौरा में, ब्रह्मगिरी में, सारनाथ में। तो अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से पता चलता है। अभी तक उसके 40 से भी ज़्यादा अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। सबसे पहले अशोक के अभिलेख को 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। मास्की, गुर्जर, नेत्तूर और उडे गोलन के लेख में अशोक का नाम मिलता है, इसलिए यहाँ पर गुर्जरा में ऑप्शन ए करेक्ट है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया था 1793 के चार्टर एक्ट में, 1813 के चार्टर एक्ट में, 1833 के चार्टर एक्ट में और 1853 के चार्टर एक्ट में। आप देखेंगे 1833 का जो चार्टर एक्ट था ना, इसके द्वारा कंपनी के चाय के व्यापारिक अधिकार को भारत और चीन से भी पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था, इसलिए ऑप्शन सी है। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव संबंधित थे शैव संप्रदाय थे, वैष्णव संप्रदाय से, अद्वैत संप्रदाय थे, द्वैताद्वैत संप्रदाय से। तो शंकर देव का जो जन्म है 1499 ईस्वी में हुआ था। ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। उन्हें असम का चैतन्य कहा जाता है। इन्होंने असम भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था। उन्होंने एक शरण संप्रदाय की स्थापना की थी। शंकर देव ने संस्कृति में एक पुस्तक भक्ति रत्नाकर की भी रचना की थी, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। चंगेज खान का मूल नाम था खासुल खान एशुगई तेमुचिन ओगदी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, मंगोल नेता चंगेज का मूल नाम तैमुचिन था। इसने गोबी के रेगिस्तान और एशिया के घास के मैदान की समस्त बर्बर जातियों को अपने नेतृत्व में संगठित कर चीन, तुर्किस्तान, मध्य एशिया और पार्शिया को अपने पैरों तले रौंद दिया था, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? ठीक है, प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट और चोल। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो हर्ष की मृत्यु के बाद क्या हुआ कि कन्नौज अलग अलग शक्तियों के आकर्षण का केंद्र बना, और राजनीतिक महत्व के साथ साथ कन्नौज का जो इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस था, यानी कि आर्थिक महत्व था, वो भी बढ़ गया। और इस पर अधिकार करने के लिए 8वीं शताब्दी की 3 बड़ी शक्तियों पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच त्रिकोणात्मक संघर्ष शुरू हो गया, जो उत्तर भारत की सबसे ज़्यादा रोमांचकारी घटना मानी जाती है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, चोलों का अगर आप आर्ट एंड कल्चर का हिस्सा भी देखेंगे ना, तो भी बहुत ही समृद्ध देखने को मिलता है।
हाली पद्धति संबंधित है। देखिए ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। बंधुआ मजदूर से, किसानों के शोषण से, छुआछूत से, अशिक्षा से, तो ये बंधुआ मजदूरी से संबंधित है। ठीक है। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, रामगुप्त। तो ये है आपका समुद्रगुप्त के बाद उसकी प्रधान महिषी दत्त देवी से उत्पन्न पुत्र जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय, गुप्त वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली शासक बना। गुप्त वंशी लेखों में उसे तत्परिगृहित यानी कि उसके समुद्रगुप्त द्वारा चुना गया था, और कहा गया कि चंद्रगुप्त द्वितीय का एक दूसरा नाम है देव भी है, और उसे देवगुप्त, देवराज, देवऋषि भी कहा गया है। विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत आदि उसकी प्रसिद्ध उपलब्ध उपाधियां थी। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाता है। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव, स्वामी सहजानंद सरस्वती, बंकिम मुखर्जी और जयप्रकाश नारायण। ठीक है। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन अप्रैल 1936 में लखनऊ में हुआ। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद और महासचिव NG रंगा चुने गए। इसी सम्मेलन में 1 सितंबर 1936 को किसान दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, AOU। तो यहाँ पर क्या होगा उसका करेक्ट आंसर? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहला सम्मेलन बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था, और पहला अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। इसके संस्थापक AOU थे, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही नहीं है? ठीक है, ध्यान रखना है, बहुत से बच्चे यहाँ गलती करते हैं। जैसे हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण जो है, आप देखेंगे, इसको ऐसे समझिए, हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी ने पैसा इकट्ठा करने के लिए पहली बड़ी कार्रवाई काकोरी में की। ठीक है। क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी गांव में 8 डाउन मालगाड़ी को रोककर सरकारी खजाना लूट लिया, और सरकार इस घटना से बहुत क्षुब्ध हो गई और 29 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर उन पर काकोरी ट्रेन डकैती के केस चलाया, जिससे 17 को लंबी सजा और 4 को आजीवन कारावास, और अन्य 4 क्रांतिकारियों जैसे कि राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिरी, रोशन लाल और अशफाक उल्लाह खां को क्रमशः गोरखपुर, गोंडा और इलाहाबाद और फैजाबाद में फांसी दे दी गई। तो यहाँ पर काकोरी षड्यंत्र प्रकरण जो है वो 1924 नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये याद रखना है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी के एकदम करेक्ट है आपके। ओके। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित नहीं है? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ये करेक्ट है 1784 में। ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804 में करेक्ट है। इसके बाद रॉयल एशियाटिक सोसाइटी 1830, ये भी करेक्ट है। 13 आप देखेंगे लैंड होल्डर्स सोसाइटी यानी कि बंगाल जमींदारी जो सभा है उसकी स्थापना 1844 नहीं बल्कि 1838 में हुई थी। देखिए, विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में भाग लिया था 1872 में, 1819, 1893, 1901। तो कुछ इस तरह से सन से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए, स्वामी विवेकानंद ने क्या किया था, इनका जन्म 1863 में बंगाल प्रांत में हुआ था, और इनके बचपन का नाम, माफ़ी चाहती हूँ, नरेंद्र था। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, और राजस्थान के खेतड़ी रियासत के राजा कुंवर अजीत राज सिंह के सुझाव पर इन्होंने अपना नाम बदलकर विवेकानंद रखा, और महाराजा के खर्च पर 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ। 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था ओडिशा में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में। तो अभिनव भारत जो है नामक क्रांतिकारी का गठन बीडी सावरकर ने महाराष्ट्र में किया था, और यह एक गुप्त संगठन था। ये गुप्त संगठन था, और जिसका वार्षिक सम्मेलन क्रांतिकारियों के द्वारा आयोजित होता था। इस संस्था ने पांडुरंग महादेव वाफ्ट को बम बनाने की कला सिखाने के लिए पेरिस भेजा था, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है। लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलन में से किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे? प्रथम में, द्वितीय में या तृतीय में? ठीक है, या फिर उपरोक्त में से किसी में भी नहीं। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था, ध्यान रखना है, गोलमेज सम्मेलन से बहुत प्रश्न पूछे गए हैं। 17 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक लंदन में हुआ। राजपुताना नामक जहाज से इस सम्मेलन में भाग लेने लंदन पहुंचे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन बिना किसी ठोस निर्णय के समाप्त हो गया था, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। यानी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ है? 17 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासत के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? नागपुर अधिवेशन में, गया अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में। तो कांग्रेस का 35वां अधिवेशन दिसंबर 1920 को नागपुर में हुआ। इसकी अध्यक्षता विजय राघवाचारी ने की थी और कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने की धनराशि 25 पैसा और न्यूनतम उम्र 21 वर्ष कर दी गई है। और कांग्रेस ने पहली बार रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा की और असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव भी यहाँ पर पास हुआ, इसलिए नागपुर अधिवेशन। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने ये वक्तव्य दिया? देख ली क्या कहा गया, राजा जनता के लिए बनी है, जनता राजा के लिए नहीं। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से ये वक्तव्य किसने कहा था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आर.सी. दत्त ने, दादा भाई नौरोजी ने, गोखले ने। तो आप देखेंगे कि ये जो वक्तव्य है किसने कहा है, इसको हमें थोड़ा देखना होगा यहाँ पर। तो देखिए ये जो है ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी ने ऐसा कहा था। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रथम प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है। चौहार विद्रोह पर, रंगपुर और दिनाजपुर के विद्रोह पर, विष्णुपुर और वीरभूमि में हुए विद्रोह पर, सन्यासी विद्रोह पर। तो सन्यासी विद्रोह जो आपका हुआ था 1763 से 1800 तक बंगाल में हुआ था। इस विद्रोह का मार्मिक वर्णन बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी पुस्तक आनंद मठ में किया था, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन में भाग नहीं लिया था, इन्होंने इसका विरोध किया था, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। बाकी के ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है हमें यहाँ पर। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और यहाँ पर एक तरफ सम्राट दिए गए उसके और दूसरे उसका विरुद्ध कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखना है कि क्या करेक्ट है। तो यहाँ पर क्या है कि देखिए सम्राट दिया गया, दूसरा विरुद्ध है। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर सही क्या है, तो इसमें ए का प्रियदर्शनी दर्शन। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे बी का समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त का आप देखेंगे विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त का विक्रमादित्य। ठीक है, तो आप ऑप्शंस अगर देखेंगे तो यहाँ पर सी वाला आपको सही दिखाई देगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? आनेसिक्रिटस, अरिस्टोब्ल्यूकस, नियाकस, डाइमेक्स। ठीक है, तो बिंदुसार के समय में भारत का पश्चिमी यूनानी राज्यों के साथ मैत्री संबंध कायम रहा। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डाइमेकस नामक राजदूत बिंदुसार की राज्य सभा में भेजा था, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सही सुमेलित नहीं है? लाइफ ऑफ हुएन हुईली, द नेचुरल हिस्ट्री टॉलमी, हिस्टोरियल फिलिपिकल। ठीक है, पाइपेस और ट्रोगस और द हिस्ट्रीज हेरोडोटस। तो यहाँ पर कह रहे हैं नेचुरल हिस्ट्री प्लिनो की है जबकि टॉलमी का भूगोल है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक है वेदों के, पुराणों के, उपनिषदों के, सूत्रों के। तो भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है और अमर कोश में पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं, जैसे कि सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित। इसके ऐतिहासिक दृष्टि से वंशानुचरित का विशेष महत्व है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? जनपद, दुर्ग, मित्र, कोश। तो राज्य के सप्तांग सिद्धांत में निम्न 7 तत्व हैं: राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, मित्र, बल। तो राज्य के सप्तांगों में राजा की स्थिति सर्वोच्च होती थी, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। ऋग्वैदिक काल में प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? भूमि को, गाय को, स्त्रियों को, जल को। तो ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में गाय को मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। ऋग्वेद में गाय को अघन्या यानी कि ना मारे जाने योग्य कहा गया है। गाय ही विनिमय का माध्यम होती थी और ऋग्वेद के कुछ सूक्तों से गाय को देवता के रूप में कल्पित किया गया है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था? दिल्ली का लाल किला, आगरा का किला, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला।
अकबर के फतेहपुर सीकरी की भांति शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहाबाद नामक नगर की स्थापना की और वहां अनेक सुंदर और वैभवपूर्ण भवनों का निर्माण कर उसे सुसज्जित करने का प्रयास किया। और शाहजहाबाद के प्रमुख भवनों में लाल किला महत्वपूर्ण है और लाल किले की लंबाई 3100 फीट लंबी और चौड़ाई 1650 फीट है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है। दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? साधारण जमींदार, महाजन, क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रण, नव धनाढ़ व्यापारी। तो दक्षिण भारत के पोलीगार जमींदार थे जो क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक थे, जिन्हें नायक द्वारा नियुक्त किया जाता था। इन पर विजय हैदर अली ने प्राप्त किया था। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पर। निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था? मयूर शर्मा, हरिश्चंद्र, दंती दुर्ग, हर्ष। तो यहाँ पर राष्ट्रकूट वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता जो है वो शासक दंती दुर्ग था। वह इंद्र की भवनाया नामक चालक राजकन्या से उत्पन्न पुत्र था। इन्होंने मालवा के प्रतिहार राज्य पर अतिक्रमण किया, उज्जैन के ऊपर अधिकार कर लिया और यहाँ इन्होंने हिरण्य गर्भदान नामक यज्ञ किया, जिसमें प्रतिहार राजा ने द्वारपाल का काम किया था, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, घाघरा का युद्ध 1529, चंदेरी का युद्ध 1530। देखिए चंदेरी का जो युद्ध है 1528 में हुआ था, ना कि 1530 में। ठीक है, इसलिए बाकी के ऑप्शंस करेक्ट है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ तक स्पष्ट है? तो देखिए इसमें अगला प्रश्न कहता है, मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्नलिखित में से किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी? इस तरह से इंग्लिश खान की उपाधि, ये उपाधि के प्रश्न बहुत आते हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना है। अल्बुकर्क, फ्रांसिस्को अल्मीडा, विलियम्स हॉकिंस, हेनरी द नेविगेटर। तो ये क्या है यहाँ पर देखना है। मुगल सम्राट कंपनी ने 608 में कैप्टन हॉकिंस को क्या किया था कि हेक्टर नामक जहाज के भारत में व्यापारिक सुविधा प्राप्त देने के लिए भेजा था और जहाज के हॉकिंस सूरत बंदरगाह उतारा। वहां से हॉकिंस जेम्स प्रथम का पत्र लेकर आगरा अकबर से मिलने गया, लेकिन तब तक अकबर की मृत्यु हो चुकी थी और बादशाह जहांगीर इस समय अजमेर में था। उसने बादशाह का इंतजार किया और जहांगीर के पास वापस आने पर पत्र उसको दिया। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब और इंग्लिश खान की उपाधि दी थी, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, सौमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम है? भारतीय बोल्शेविक दल, क्रांतिकारी साम्यवादी दल, बोल्शेविक लेनिनिस्ट दल, अतिवादी लोकतांत्रिक दल। ठीक है, तो अतिवादी है, नॉट अंतिवादी, अतिवादी लोकतांत्रिक दल। यहाँ पर क्या है, सन 1934 में ध्यान दीजिएगा, सन 1934 में सौमेंद्रनाथ टैगोर ने क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना की थी। जब वॉल्शेविक लेनिनिस्ट की स्थापना 1942 में सिलोन यानी कि श्रीलंका और वर्मा में की गई थी। तो रेडिकल लोकतांत्रिक दल की स्थापना 1940 में MN रॉय द्वारा की गई थी, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन से कांग्रेस ने पहली बार महिला को अध्यक्ष चुना? ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन, गया अधिवेशन, इलाहाबाद अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन। तो कांग्रेस का जो 32वां अधिवेशन हुआ था 1917 दिसंबर में कलकत्ता में, इसकी अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट को चुना गया। ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, इसलिए ऑप्शन ए। ठीक है, इससे आपको ये भी पता चलता है कि कौन कौन से अधिवेशन किस किस ईयर में हुए थे। तो एक प्रश्न से 2 प्रश्न तैयार होते हैं। लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो ये आपका 1857 को लखनऊ में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था। ठीक है, और 4 जून को अपने अल्पवयस्क पुत्र विरजिस कादिर को नवाब घोषित कर बेगम हजरत महल ने खुद नेतृत्व संभाला और 1 मार्च 1858 में कैजवेल ने विद्रोह को दबाया और बेगम हजरत भागकर नेपाल चली गई थी, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पर। लोकहितवादी उपनाम क्या था? लोकहितवादी उपनाम क्या था? यहाँ पर होगा गोपाल हरिमुख देशमुख को लोकहितवादी उपनाम माना जाता है। ठीक है, माफ़ी चाहते हैं इसमें ना मेरे ख्याल से, हाँ इसमें ऑप्शंस गलत दिए गए हैं। अच्छा, इसके ऑप्शंस एक्चुअली क्या है यहाँ पर देखिए, ए में ऑप्शन है आपका गोपाल हरि देशमुख, बी में है महादेव गोविंद रानाडे, सी में है ज्योतिबा राव फुले, डी में है बाल गंगाधर तिलक। तो गोपाल हरिमुख देशमुख को लोकहितवादी उपनाम माना जाता है। किसको? गोपाल हरिमुख को। ठीक है, इसका आंसर यहाँ लिख देती हूँ बस मैं, गोपाल हरिमुख को। क्लियर है? 1946 के कैबिनेट मिशन यहाँ पर होगा, कैबिनेट मिशन का नेतृत्व जो है किया गया था सर पेथन लॉरेंस द्वारा, लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा, लॉर्ड वॉबेली द्वारा, सर जॉन साइमन द्वारा। तो भारतीयों की समस्या के समाधान के लिए ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन
भारत भेजने की घोषणा की, जिसमें कुल 3 सदस्य थे, सर स्ट्रेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक अलेक्जेंडर लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध था? ये विरुद्ध होगा बच्चों यहाँ पर, ठीक है, किसके विरुद्ध था? बंदर के भ्रष्टाचार, हिंसा, राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी, सांप्रदायिकता। तो 1924 में बंगाल में भ्रष्ट महंत के विरुद्ध तारकेश्वर आंदोलन चलाया गया, जिसे स्वामी विश्वानंद ने आरंभ किया था और RC दास ने इसे उठाया था। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था सांप्रदायिक समस्या से, डोमिनियन स्टेट से, श्रमिक नेताओं से, अस्पृश्यता से। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है डोमिनियन स्टेट से जो है ये संबंधित था। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? चर्चिल ने, इटली ने, माउंटबेटन ने, साइमन ने। तो इसे जो है आप देखेंगे कि किसने किया था। गांधी जी को वन मैन आर्मी की जो बात की थी वो की थी 1946 में बंगाल में हुए नो आखुली के दंगे से महात्मा गांधी की भूमिका से प्रभावित होकर तत्कालीन गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने उन्हें वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया। ऑप्शन सी। क्लियर है यहाँ तक? देखिए, यहाँ तक वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। निरंतर हमारे साथ बने रहें। आज भी आपको एक आय दृष्टि का लेक्चर मिलेगा जिसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण को हम देखने वाले हैं। 1 बजे 1 से 2 के बीच में आपको मिल जाएगा, तो इसलिए निरंतर साथ बने रहे। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियोस को पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, उनको शेयर ज़रूर करें। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।